करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, तो इसको समझो। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मींस देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड नेफ्रॉन्स। तो इसको क्लिनिकली हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, लाइक नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक, नेफ्रोटिक। तो इसको पहले समझो आप। देखो, किसी भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को डायग्नोस करने का बेस्ट तरीका होता है आपको किडनी की बायोप्सी करने। लेकिन कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऐसे होते हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो हम बायोप्सी करना उतना जरूरी समझते नहीं है। तो आप क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करोगे? याद रखो कि अगर पेशेंट नेफ्राइटिक सिंड्रोम का है तो इसके सिम्टम तो कम होंगे, लेकिन बायोप्सी में फाइंडिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। सो सिम्टम्स आर लेस बट बायोप्सी फाइंडिंग्स आर मोर, मोर फाइंडिंग्स। लेकिन अगर पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है तो आप देखोगे इसमें सिम्टम ज़्यादा होंगे। सो पेशेंट को सिम्टम ज़्यादा होंगे, दे विल हैव मोर सिम्टम। और फाइंडिंग कैसे होंगी? लेस, एंड देर विल बी लेस फाइंडिंग। मीन्स बायोप्सी में आपको कई बार उतना कुछ खास नहीं मिलता। अब आपसे पूछते हैं कि सिम्टम, क्या सिम्टम होते हैं? तो अगर मैं बोलूँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सिम्टम ज़्यादा होते हैं। और इन सिम्टम को आप कैसे याद रख सकते हो? तो इसका एक निमोनिक मैं दे रहा हूँ, प्रोटीन लीक। प्रोटीन लीक का मतलब होता है पेशेंट को प्रोटीनूरिया होगा। प्रोटीनूरिया मीन्स पेशेंट की यूरिन में प्रोटीन आएगा। और ये प्रोटीनूरिया देखो, नॉर्मली हमारी बॉडी में अप टू 1 ग्राम प्रोटीनूरिया होता है। तो कभी कभी ये ज़्यादा भी चले जाता है। किसमें ज़्यादा प्रोटीनूरिया होता है? जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं जिम वाले लोग, या फिर जो डेली नॉनवेज खाते हैं। तो ज़्यादा नॉनवेज खाओगे मीन्स आपकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है। तो प्रोटीनूरिया की वजह से आप देखोगे यूरिन थोड़ा सा उसमें झाग सी बनती है। लेकिन ये प्रोटीनूरिया का एक लिमिट होता है। नेफ्रोटिक प्रोटीनूरिया कब बोलते हैं? व्हेन प्रोटीनूरिया इज मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। 3.5 ग्राम पर डे। फिर आप देखोगे पेशेंट को यूरिन में लिपिड भी आएंगे। अब लिपिड प्रोटीन अगर दोनों आ गए तो झाग और ज़्यादा बनेगी। तो पेशेंट कई बार आपको बोलेगा कि मैं यूरिन करने जा रहा हूँ, वहाँ झाग सी बनती है। और ये लिपिड उसकी बॉडी में भी बढ़ते हैं, मीन्स पेशेंट को लिपिडीमिया भी होता है, मीन्स कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड उसका बढ़ा हुआ मिलता है। फिर आप देखोगे पेशेंट को एडिमा भी होगा, उसके हाथ पैरों में, चेहरे पे, फेस पे सूजन आएगी, एडिमा होगा। अब देखो, जब प्रोटीन निकल गए तो बॉडी में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं एल्बुमिन। तो एल्बुमिन कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पेशेंट को क्या होगा? एल्बुमिनूरिया। तो एल्बुमिनूरिया में एल्बुमिन यूरिन में निकल गई, मतलब ब्लड में कम हो गई। अब जितनी भी प्रोटीन होती है जिनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता है वो निकल नहीं पाती। तो उनमें से एक प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन अगर देखो नहीं निकल पाएगी तो फाइब्रिनोजन क्या बनाएगी? फाइब्रिनोजन याद रखो ये क्या करती है? क्लॉट बनाने में मदद करती है। तो पेशेंट को थोड़ी सी क्लॉटिंग होती है, तो कोएगुलेशन बढ़ जाता है। तो सिम्टम कैसे याद रखोगे? प्रोटीनूरिया, प्रोटीन लीक, प्रोटीनूरिया, लिपिडीरिया, लिपिडीमिया, एडिमा, हाइपो एल्बुमिनीमिया और एल्बुमिनूरिया एंड हाइपरकोगुलेबिलिटी। अब नेफ्राइटिक में देखो, नेफ्राइटिक में भी प्रोटीनूरिया होता है, लेकिन वो प्रोटीनूरिया थोड़ा बहुत होता है। मीन्स दिस प्रोटीनूरिया विल बी लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। तो अगर मैं आपको बोलूँ नेफ्राइटिक में आपको सिर्फ एक सिम्टम याद रखना है, तो वो जो सिम्टम आपको याद रखना है उसका होता है, उसको याद रखना, उसको बोलते हैं हेमाचूरिया। हेमाचूरिया मीन्स पेशेंट को यूरिन में ब्लड आएगा, खून आएगा, हेमाचूरिया। अब देखो, ये तो हो गए सिम्टम, लेकिन कभी कभी मैंने आपको बताया था नेफ्राइटिक में सिम्टम उतने ज़्यादा होते नहीं हैं। तो पेशेंट बहुत लेट आता है, बहुत लेट आता है मीन तब तक उसकी किडनी में या तो AKI हो जाता है या CKD हो जाता है, मीन्स किडनी डैमेज हो जाती है। AKI मीन्स एक्यूट किडनी इंजरी, CKD मीन्स क्रोनिक किडनी डिसीज। तो जब अब पेशेंट को क्या है, AKI CKD वाले फीचर आएंगे। तो AKI CKD वाले फीचर क्या होते हैं? तो AKI में पेशेंट को क्या होगा? आप देखोगे उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। और आप देखोगे पेशेंट को आप देखोगे यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो यूरिन आउटपुट कम होने को हम बोलते हैं ओलिगूरिया। देखो, ओलिगूरिया कब बोलते हैं? जब यूरिन आउटपुट 400 ml से कम हो जाए एक दिन भर का, मीन्स लेस देन 400 ml पर डे। और अगर 100 ml से भी कम हो जाए तो उसको बोलते हैं अनूरिया। तो पेशेंट को अनूरिया होगा, ओलिगूरिया होगा। अब देखो, जब टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो रहे हैं तो इसकी वजह से पेशेंट का BP भी बढ़ेगा। तो पेशेंट को क्या होगा? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यहाँ पर भी हो सकता है, बिकॉज देखो यहाँ पर बॉडी में एडिमा है, तो वॉल्यूम ओवरलोड से हाइपरटेंशन यहाँ भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ आपको जो हिमाचूरिया हो रहा है, तो हिमाचूरिया की वजह से पेशेंट का आप देखोगे हीमोग्लोबिन कम होगा, तो उसको अनीमिया भी होगा। तो देखो, नेफ्रोटिक में तो आपको पूरे सिम्टम याद रखने हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ एक जो याद रखने वाली चीज़ है दैट इज़ योर प्रोटीनूरिया। और नेफ्राइटिक में जो आपको याद रखना है दैट इज हेमाचूरिया। क्लियर? देन व्हाट दे आस्क यू व्हाट आर द डिसीजेस विच आर इन नेफ्रोटिक एंड इन नेफ्राइटिक। तो कौन कौन सी बीमारी होती है?
तो देखो दो बीमारी ऐसी होती हैं जो नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक दोनों में होती हैं, विच आर इन बोथ नेफ्रोटिक एज वेल एज नेफ्राइटिक। तो दीज आर योर एमपीजीएन। एमपीजीएन का मतलब होता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक होता है डीपीजीएन, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो डीपीजीएन जो है, डीपीजीएन अंडरस्टैंड, ये एक एसएलई नेफ्राइटिस का टाइप है। अभी हम पढ़ेंगे एसएलई नेफ्राइटिस के 4 टाइप, सॉरी 6 टाइप होते हैं, टाइप 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से मोस्ट कॉमन टाइप जो डायग्नोस होता है उसको बोलते हैं टाइप 4। और टाइप 4 एसएलई नेफ्राइटिस, इसको हम लूपस नेफ्राइटिस बोलते हैं। सो टाइप 4 एसएलई नेफ्राइटिस का दूसरा नाम होता है डीपीजीएन। तो एमपीजीएन डीपीजीएन ये दोनों किस्में आ गई, इसमें दोनों के फीचर होंगे, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक बोथ। अब आपसे पूछते हैं व्हाट आर द डिसीज विच आर प्योरली नेफ्राइटिक एंड व्हाट आर द डिसीज विच आर प्योरली नेफ्रोटिक। सो प्योरली नेफ्राइटिक याद करने का एक निमोनिक मैं आपको दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं परी। तो ये पापा की परी नहीं है। तो परी का मतलब क्या होगा, देखो ए से 2 चीज़ें होंगी। सो परी स्टैंड फॉर पी, विथ पी यू कैन से इट इज PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जीएन का मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आज से जीएन गुड नाइट नहीं होगा, जीएन इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ए मीन्स एलपॉट सिंड्रोम, ए इज एलपॉट। ए इज एंटी-GBM, एंटी-GBM मीन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसको हम गुड पास्चर सिंड्रोम भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल दिस एज गुड पास्चर सिंड्रोम। आर इज RPGN, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आई का मतलब होता है IgA नेफ्रोपैथी, IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी का दूसरा नाम, इसको हम बर्जर डिसीज भी बोलते हैं, BERGERS। देखो एक और होता है बर्जर, BUERGERS। वो बर्जर होता है एक वस्कुलाइटिस जो स्मोकर्स को होती है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। क्लियर। सो टोटल मैंने कितनी परी से कितनी डिसीज बताई, 5, 4 नहीं है, देखो 5, ए से 2 हैं। तो ये किस में आ गई, नेफ्राइटिक में। नाउ दे आस्क यू व्हाट आर द डिसीज और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नेफ्रोटिक कंडीशन। तो नेफ्रोटिक में आपके पास जो प्योरली नेफ्रोटिक होती हैं उसमें 3 डिजीज होती हैं। तो फर्स्ट इज योर MCD। MCD ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली नहीं है, इट इज मिनिमल चेंज डिसीज। मिनिमल चेंज मीन्स कम से कम चेंज। सेकेंड इज MGN, M मीन्स मेम्ब्रेनस और GN क्या बताया था मैंने अभी, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड थर्ड इज FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, FSGS। तो अब देखो पहले तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ऑल आर सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट ऑल आर सिम्टम्स ऑफ नेफ्राइटिस। तो ये तो हो गया एक MSN मेडिसिन का क्वेश्चन। अगर पैथोलॉजी का क्वेश्चन होगा तो कैसे पूछेंगे, ऑल आर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑल डिसीज आर इन नेफ्रोटिक एक्सेप्ट। 3 ऑप्शन क्या होंगे, MCD, MGN, FSG। चौथा क्या दे देंगे, PSGN या एल्पॉट सिंड्रोम। तो एक एक करके अब हम इनके बारे में पढ़ना है। अब इनको डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि देखो हम दोनों को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी करेंगे। तो जब आप बायोप्सी करोगे तो बायोप्सी के लिए, किडनी बायोप्सी के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं किडनी बायोप्सी गन। गन मीन्स गन के जैसी होती है। तो बायोप्सी करने के बाद आप क्या करोगे, हम स्लाइड बनाएंगे। तो उसको आप 3 तरीके से देखते हैं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोपी, मीन्स आप सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देख रहे हो। दूसरा होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस, मीन्स आप फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में देख रहे हो। और तीसरी होती है द वेरी बेस्ट थिंग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो देखो लाइट माइक्रोस्कोप में कई बार कुछ नहीं मिलता, लेकिन इम्यूनोफ्लोरेसेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ ना कुछ मिलेगा। और जहाँ पर भी आपको कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी मिल रही है वो पेपर का क्वेश्चन होता है, जैसे कि लंपी बम्पी अपीयरेंस, जैसे कि आई कैन से सब एपिथेलियल हम्स, और आपसे पूछ देंगे स्टार स्काई अपीयरेंस, और दे कैन आस्क यू लाइक ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। तो अब यही हमको पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं एक करके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, PSGN। PSGN मीन्स पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो पहले इसको समझो। PSGN तो एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है गप्स। गप्स मीन्स ग्रुप A बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये बैक्टीरिया के पास एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को बोलते हैं M प्रोटीन। इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर बॉडी की कुछ प्रोटीन से मिलता जुलता है। तो देखो शुरू में तो क्या होता है, बैक्टीरिया क्या कराने आया था, बैक्टीरिया आपका गला खराब करने आया था। मीन्स बैक्टीरिया केम टू कॉज फेरेंजाइटिस और आई कैन से स्किन इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया तो गला खराब करने आया था और स्किन इन्फेक्शन करने आया था, लेकिन बैक्टीरिया को लगा कि ये प्रोटीन तो उनकी खुद की, बॉडी को लगा कि ये बैक्टीरिया की प्रोटीन है, खुद की प्रोटीन है। तो बॉडी कंफ्यूज हो गई, बिकॉज
इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रोटीन से मिलता जुलता है। तो बॉडी गेट कंफ्यूज, और जब बॉडी कंफ्यूज हो जाती है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। देखो इसको समझो इस तरीके से, अगर मैं अभी आपको अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके बताऊं तो मे बी सम ऑफ यू विल कंफ्यूज कि अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ है। ऐसे यहाँ पर बॉडी भी कंफ्यूज हो रही है। तो ऐसे में देखो दो ऑर्गन कंफ्यूज होते हैं। अगर हार्ट कंफ्यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं रोमैटिक फीवर, और अगर किडनी कंफ्यूज होती है तो उसको बोलते हैं पीएसजीएन। तो दोनों डिसीज़ की पैथोजेनेसिस सेम है। तो सेम चीज़ मैं आपको कार्डियोलॉजी में बताऊंगा जब मैं रोमैटिक फीवर पढ़ाऊंगा। तो वाइट अकर इट अकर ड्यू टू मॉलिक्यूलर मिमिक्री बिकॉज ऑफ एम प्रोटीन। अब पेशेंट को सिम्टम क्या होंगे इसको समझो। तो पेशेंट के सिम्टम होंगे, पेशेंट को हेमाचूरी नेफ्राइटिक है, परी पीएसजी नेफ्राइटिक है, तो क्या सिम्टम होंगे, पेशेंट को हेमाचूरिया होगा। अब देखो पेशेंट को हेमाचूरिया हो रहा है तो जो ब्लड आएगा थोड़ा डिले होके आएगा। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, पेशेंट का जो यूरिन का कलर होगा वो ऐसा लगेगा जैसे कि आइस टी कलर होता है या ब्राउनिश कलर होगा, और उसको बोलते हैं कोला कलर्ड यूरिन। तो व्हाट वी कॉल दिस, वी कॉल दिस कोला कलर्ड और आइस टी कलर्ड यूरिन। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, कोला कलर यूरिन इज सीन इन पीएसजी। अब पेशेंट की बॉडी में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कम हो जाती है तो डिक्रीज इन C3, और इसको क्या बोलते हैं, लो कॉम्प्लीमेंट लेवल, लो कॉम्प्लीमेंट लेवल। अब देखो, अब आप देखोगे लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, समझो इसको, दोनों माइक्रोस्कोपी हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सेम चीज़ आपको थोड़ी बड़ी थोड़ी अच्छी दिखेगी, बड़ी बड़ी दिखेगी। तो इसमें आपको क्या दिखेगा, आपको एपिथेलिया के नीचे एक प्रोट्रूजन दिखेंगे। इनको बोलते हैं सब एपिथेलियल हम्प्स, सब एपिथेलियल हम्प्स। और इस पैटर्न को हम बोलते हैं लंपी बम्पी अपीयरेंस, लंपी बम्पी अपीयरेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में जो पैटर्न आपको मिलता है उसको बोलते हैं स्टारी स्काई अपीयरेंस। याद रखना, स्टारी स्काई अपीयरेंस और कहाँ मिलता है, बुर्किट लिम्फोमा में, स्टारी स्काई अपीयरेंस। अब डायग्नोस करने के लिए क्या करोगे, आपको एंटीबॉडी ढूंढनी है। तो एंटीबॉडी यहाँ पर कौन सी होती है, तो या तो आपको मिलेगी एंटी डीएनएज एंटीबॉडी, या फिर आपको मिलेगी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, या तो आपको मिलेगी एंटी डीएनएज एंटीबॉडी, स्टारी स्काई अपीयरेंस। अब डायग्नोस करने के लिए क्या करोगे, आपको एंटीबॉडी ढूंढनी है। तो एंटीबॉडी यहाँ पर कौन सी होती है, तो या तो आपको मिलेगी एंटी डीएनएज एंटीबॉडी, या फिर आपको मिलेगी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। जैसे याद रखना, एंटी डीएनएज एंटीबॉडी पीएसजीएन के पेशेंट के अंदर ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, और एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ रोमैटिक फीवर के अंदर। लेकिन डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करानी पड़ेगी, बायोप्सी। और बायोप्सी के जो पैटर्न थे मैंने आपको बताया, बायोप्सी के बाद आप क्या करोगे, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अब बीमारी उतनी डेंजरस है नहीं जितना आपको नाम से लग रहा है, तो ये अपने आप ठीक हो जाती है। इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, अपने आप ठीक हो जाती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, यू कैन सी दीज आर द हम्प्स। तो इनको बोलते हैं क्या, हम्प्स, और व्हाट वी कॉल दिस लंपी बम्पी अपीयरेंस। तो लंपी बम्पी अपीयरेंस वी सी पीएसजीएन। तो पीएसजीएन के बाद बात करते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम। एल्पोर्ट सिंड्रोम का जिक्र मैंने जेनेटिक्स में किया था। सो एल्पोर्ट सिंड्रोम अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये एक एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन होती है। और एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन किस में ज़्यादा कॉमन होती है, फीमेल्स में। तो ये फीमेल्स में मोर कॉमन है। और याद रखना, वाइट अकर इट अकर बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन COL4A5 जीन। COL4A5, COL4 का मतलब होता है कोलाजन 4, कोलाजन 4। इसको समझो एक बार, ना अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारे पास 4 टाइप की कोलाजन होती है। टाइप 1 बोन, BONE, बोन की स्पेलिंग में 1 है। कार्टिलेज, कार्टूलेज कर दो, करते एक एक करके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन PSGN। पीएसजी का डिले होके आएगा C3, और इसको क्या बोलते हैं, स्टारी स्काई अपीयरेंस। अब डायग्नोस करने के लिए क्या करोगे, आपको क्या करानी पड़ेगी, इतना आपको नाम से लग रहा है तो ये अपने आप ठीक हो जाए। तो पीएसजीएन के बाद बात करते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम। एल्पोर्ट सिंड्रोम का जिक्र मैंने जेनेटिक्स में किया था। सो एल्पोर्ट सिंड्रोम अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये एक एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन होती है। और एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन किस में ज़्यादा कॉमन होती है, फीमेल्स में। तो ये फीमेल्स में मोर कॉमन है। और याद रखना, वाइट अकर इट अकर बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन COL4A5 जीन। COL4A5, COL4 का मतलब होता है कोलाजन 4, कोलाजन 4। इसको समझो एक बार, ना अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारे पास 4 टाइप की कोलाजन होती है। टाइप 1 बोन,
BONE, बोन की स्पेलिंग में 1 है। कार्टिलेज, कार्टुलेज कर दो, टाइप 2 किस में होता है? कार्टिलेज में। टाइप 2 कोलेजन कार्टिलेज। R3, टाइप 3 किस में होता है? आर्टरी में। 4 मीन्स फ्लोर, तो फ्लोर की स्पेलिंग में L हटा दो, क्या बचेगा? 4। तो टाइप 4, तो इट इज कोलेजन 4 डिफेक्ट मीन्स कोलेजन 4 किस में होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। फ्लोर मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो इट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन डिफेक्ट। अब समझो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है। तो पेशेंट को एल्पोर्ट सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर आप देखोगे किडनी के अलावा, देखो किडनी में तो है, तो किडनी में तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम का फीचर मैंने आपको क्या बताया था? पेशेंट को हेमाचूरिया होगा, पेशेंट को हेमाचूरिया होगा। सो इसके अलावा आप देखोगे पेशेंट को आंख में प्रॉब्लम होती है, आंख में कोन बन जाती है, इसको बोलते हैं एंटीरियर लेंटिकोनस, एंटीरियर लेंटिकोनस। और पेशेंट को कान में सुनाई देना कम पड़ता है, इसको बोलते हैं SNHL। SNHL मीन सेंसी न्यूरियल हियरिंग लॉस, इसको समझते हैं। हियरिंग लॉस दो तरीके का होता है। अगर आपके एक्सटर्नल ईयर में प्रॉब्लम है, बाहर के ईयर में प्रॉब्लम है, तो उसको मीन्स कंडक्टिंग पाथवे में कोई वैक्स जमा है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, इसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, CHL। लेकिन अगर आपके अंदर नस आपकी दब रही है, कौन सी नर्व, कौन सी नस? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो आपके इनर ईयर या ब्रेन में प्रॉब्लम है, तब हियरिंग लॉस कैसा होता है? SNHL। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड अ ट्रायड ऑफ एल्पर्ट सिंड्रोम। सो क्या क्या होगा ट्रायड में? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, विच नेफ्राइटिस? नेफ्राइटिक सिंड्रोम, एंटीलेंटिकोनस, SNHL। SNHL मीन सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस, मीन्स पेशेंट को डेफनेस हो जाएगी। अब लाइट माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप क्या देखोगे? आपको दिखेगा जैसे डलिया होती है, डलिया वैसा पैटर्न दिखता है। तो डलिया को बोलते हैं बास्केट, वी कॉल दिस बास्केट वीव अपीयरेंस, बास्केट वीव अपीयरेंस। दिस इज अबाउट योर एल्पोर्ट सिंड्रोम। फिर बात करते हैं एंटीजीबीएम। एंटीजीबीएम का मतलब होता है, एंटीजीबीएम का मतलब होता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट ग्लोमेरुलर बेस। तो PSGN के बाद बात करते हैं एंटीजीबीएम। तो PSGN के बाद बात कर, अगर आपके एक्सटर्नल ईयर में हियरिंग लॉस, CHL में प्रॉब्लम है, तब हियरिंग लॉस कैसे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, विच नेफ्राइटिस? नेफ्राइटिक सिंड्रोम, एंटीलेंटिकोनस, SNHL। SNHL मीन सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस, मीन्स पेशेंट को डेफनेस हो जाएगी। अब लाइट माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप क्या देखोगे? आपको दिखेगा जैसे डलिया होती है, डलिया वैसा पैटर्न दिखता है। तो डलिया को बोलते हैं बास्केट, वी कॉल दिस बास्केट वीव अपीयरेंस, बास्केट वीव अपीयरेंस। दिस इज अबाउट योर एल्पोर्ट सिंड्रोम। फिर बात करते हैं एंटीजीबीएम। एंटीजीबीएम का मतलब होता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसको हम बोलते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम, वी कॉल दिस एज गुड पास्चर सिंड्रोम। सो गुड मीन्स G स्टैंड फॉर गुर्दा एंड P स्टैंड फॉर फेफड़े, गुर्दा फेफड़े। तो गुर्दा मीन्स किडनी, गुर्दा मीन्स किडनीज एंड फेफड़े मीन्स लंग्स। तो आप देख सकते हो ये डिसीज आपकी किडनी और लंग्स को अफेक्ट कर रही है। अब देखो किडनी में अफेक्ट किया तो क्या हो गया? नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम मीन्स पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को हेमाचूरिया होगा, हेमाचूरिया होगा। और लंग्स अगर अफेक्ट हो गए, लंग्स हो गए तो पेशेंट को ब्रोंकाइटिस होगी, ब्रोंकाइटिस और आई कैन से ब्रोंक्योलाइटिस। तो ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट को बलगम के साथ खून आएगा, मीन्स व्हाट वी कॉल हेमोप्टिसिस। सो पेशेंट विल कंप्लेंट ऑफ हेमोप्टिसिस एंड हेमाचूरिया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, तो डायग्नोस करने के लिए एंटीबॉडी चाहिए आपको। उस एंटीबॉडी का नाम क्या है? एंटीजीबीएम, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी। और दूसरा आप क्या करोगे? बायोप्सी करोगे। तो बायोप्सी करने के बाद जब आप लाइट माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखोगे तो आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन थोड़ी गड़बड़ दिखेगी, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसरप्शन, बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसरप्शन। सो व्हाट दे आस्क यू, जैसे मेंबर गुर्दा फेफड़े, गुर्दा फेफड़े। सो डिसीज इन्वॉल्व लंग एंड किडनी। ओके, फिर RPGN में लास्ट में आऊँगा, इससे पहले मैं IgA नेफ्रोपैथी पढ़ाना चाहता हूँ, उसको समझो। IgA नेफ्रोपैथी समथिंग, तो इधर आपको क्या दिखेगा? यू विल सी, इसका दूसरा नाम होता है बर्जर्स डिसीज। तो वी ऑल्सो कॉल दिस बर्जर्स डिसीज। अब इसको समझो, दिस इज समथिंग आई कैन से इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज है। अब ये उतनी पेशेंट को फाइंडिंग सेम होगी, ये भी नेफ्राइटिक है तो क्या होगा? पेशेंट को हेमाचूरिया होगा।
बट रिमेंबर ये उतनी डेंजरस नहीं है, ये एक माइल्ड कंडीशन है जो अपने आप ठीक हो जाती है। इट इज़ अ माइल्ड कंडीशन। और जनरली ये किन लोगों को होती है, जिनको एक वस्कुलाइटिस होती है, और इस वस्कुलाइटिस को बोलते हैं हम हैनॉक शॉलिन परप्यूरा। हैनॉक शॉलिन परप्यूरा। सो पेशेंट को हैनॉक शॉलिन परप्यूरा होता है, उन पेशेंट को आईजी नेफ्रोपैथी काफ़ी कॉमनली सी होती है। अब आप देखोगे कि पेशेंट के अंदर अगर आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराओगे या लाइट माइक्रोस्कोपी होगी, तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख जाएगी। तीनों में आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये जो दिख रही है, ये आईजीए डिपॉजिट किस में दिख रही है, ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस की इमेज है, दिस इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस इमेज। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, तीनों में आपको क्या दिखेगा, मेसेंजियम के पास आईजीए जमा होगा, तो वी सी आईजीए डिपॉजिशन इन मेसेंजियम, राइट। और याद रखना आपको क्या, आईजीए नेफ्रोपैथी किसके साथ होती है, इट इज आई कैन से इट इज एसोसिएटेड विद हैनॉक शॉलिन परप्यूरा। अब बात कर लेते हैं आरपीजीएन की, तो इसको समझते हैं। पहले इसको समझो, मैंने आपको कुछ बताया था कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम के टाइप बताए थे, PARI। और यहाँ पर मैंने लिखा था क्या, दो डिसीजेस जिसमें दोनों के फीचर होंगे। कौन कौन सी दो डिसीज थी वो, एक तो था MPGN, याद आ रहा है, एक था DPGN। और सपोज कुछ और भी, मान लो कुछ और भी है, तो ये कुछ और क्या है, सपोज अभी इस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखो यार, नेफ्रोटिक की बात नहीं करूंगा मैं, आई टॉक अबाउट ओनली कोई भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसमें नेफ्राइटिक कंपोनेंट है। नेफ्राइटिक इसमें पी से क्या था, PSGN, ए से दो चीज़ें थी, ए से दो थी एल्पोर्ट एंड एंटीजीबीएम, आई से आईजी नेफ्रोपैथी। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनी ऑफ देम दे कॉम्प्लिकेट। अगर ये कोई भी या कोई और चीज़, मेरे कहने का मतलब है कोई दूसरा नेफ्राइटिक सिंड्रोम या कोई दोनों वाले जिसमें MPGN DPGN आते हैं, या कुछ अलग चीज़ अगर कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं, उसको हम बोलते हैं RPGN। RPGN का मतलब होता है रैपिड प्रोग्रेसिव। तो रैपिड प्रोग्रेसिव मीन्स पेशेंट के सपोज PSGN कॉम्प्लिकेट हो गया किसमें, RPGN में, तो 2 हफ्ते में किडनी पूरी पूरी खराब होना चालू हो जाती है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, एनी नेफ्राइटिक सिंड्रोम कैन बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट इज व्हाट वी कॉल दिस RPGN। तो क्या नेफ्रोटिक वाले किसमें कन्वर्ट होगा, आंसर इज नो। जिसमें नेफ्राइटिक कंपोनेंट होगा वो, क्योंकि इनमें देखो दोनों कंपोनेंट है, एंड दिस क्वेश्चन मार्क इज नथिंग, इट इज सम वस्कुलाइटिस। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, RPGN इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ कॉम्प्लिकेशन। कोई भी नेफ्राइटिक सिंड्रोम या कोई वस्कुलाइटिस अगर कॉम्प्लिकेट हो गया, उसको हम बोलते हैं RPGN। सो RPGN, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज नथिंग, इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अदर नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड सम वस्कुलाइटिस जैसे कि वैगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस। तो पेशेंट को क्या होगा, इसको देखो, पेशेंट को 2 हफ्ते में किडनी फेलियर हो जाएगी। यू विल सी पेशेंट विल हैव किडनी फेलियर इन अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स। अब सपोज 2-2.5 हफ्ते में किडनी खराब हो गई पूरी तरीके से, तो आई कैन से, अगर मैं आपसे पूछूं विच इज मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम, तो क्या आंसर होगा, RPGN। तो आई कैन से दिस इज मोस्ट डेंजरस टाइप एंड दिस इज द वन विच विल हैव, अगर मोस्ट डेंजरस है तो इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, प्रोग्नोसिस मीन्स आउटकम, सो इट विल हैव वर्स्ट प्रोग्नोसिस। अब याद रखो कि RPGN का एक क्लासिकल फीचर होता है कि इसमें आपको हाफ मून शेप स्ट्रक्चर, यू विल सी हाफ मून शेप स्ट्रक्चर, तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखती हैं आपको। तो दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रिसेंट्स, वी कॉल देम क्रिसेंट्स। एंड RPGN का इसी वजह से RPGN का दूसरा जो नाम होता है, इसको बोलते हैं क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो याद रखना, दीज आर द क्रिसेंट्स विच वी सी इन RPGN। तो अगर आपसे पूछूं विच इज मोस्ट डेंजरस, RPGN। फिर बात कर लेते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। सो नेफ्रोटिक मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, देखो एक बार फिर से। नेफ्रोटिक मैंने आपको क्या बताया था, MCD, MGN, FSGS। तो हम इन तीनों को कंपेयर करते हुए चलते हैं, तो दैट यू विल गेट एन आइडिया। तो पहली बात करता हूँ मैं मिनिमल चेंजेस। सो मिनिमल चेंजेस, understand this thing, this is most common cause, it is most common cause of नेफ्रोटिक, मैंने सिर्फ फोटिक लिख दिया, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ओवरऑल एंड इन चिल्ड्रन। तो ये ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज। अगर मैं इसको कंपेयर करूं FSGS से, तो दिस इज
जीएस से, तो दिस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट in developing countries, developing or underdeveloped countries like India. Means Asian countries I can say. अगर मैं बात करूँ MGN की, दिस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज, इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूरोप में कौन सी कॉमन होगी? MGN. अब आप इसको समझो लाइक इन तीनों का एक कुछ ना कुछ क्लासिकल फीचर होता है. तो अगर मैं बात करूँ MGN की, तो MGN इज समथिंग. MGN इज समथिंग. तो पहले हमको पता नहीं था MGN क्यों होती है, कि हम मानते थे कि एक अननोन एंटीजन है उसकी वजह से हो रही है. लेकिन अभी हमने इसकी एंटीबॉडी ढूंढ ली है. तो वी हैव एंटी PLA2 रिसेप्टर एंटीबॉडी. और ऐसी ऐसी सेम नेफ्राइटिस चूहों में मिलती है. तो चूहों में ऐसी नेफ्राइटिस को बोलते हैं हेमन नेफ्राइटिस. तो MGN जैसी नेफ्राइटिस जो चूहों में होती है उसको बोलते हैं हेमन नेफ्राइटिस. अगर मैं बात करूं FSGS की, इफ आई टॉक अबाउट FSGS, तो FSGS इज समथिंग विच इज सीन इन HIV पेशेंट. ये HIV के पेशेंट के अंदर मिलती है. तो HIV में इसको हम बोलते हैं हिवान. हिवान मीन्स HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी, हिवान. तो HIV में इसके कई सारे टाइप मिलते हैं. सो इट इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद HIV. तो HIV में इसके कई सारे टाइप होते हैं. तो एक टाइप होता है जो HIV के अंदर मिलता है स्पेसिफिकली. देखो टाइप होता है लाइक नोज टिप टाइप, पेरी हाइलर टाइप. जो HIV में मिलता है उसको बोलते हैं कोलैप्सिंग टाइप. तो कोलैप्सिंग टाइप, दिस इज सीन इन HIV, and this collapsing type is the one which will have worst prognosis. कोलैप्सिंग टाइप विल हैव वर्स्ट, सबसे खराब प्रोग्नोसिस इसी का होगा, कोलैप्सिंग टाइप का. फिर आप इसको समझो. अगर मैं बात करूं MCD की, तो मिनिमल जेनेसिस, इसका जो फीचर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सारी प्रोटीन नहीं निकलती. इसमें सिर्फ बॉडी से एक प्रोटीन का लॉस होता है और उस प्रोटीन को बोलते हैं एल्बुमिन. तो यू विल सी सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया. So what is the meaning of this line? Selective proteinuria means only albumin get removed. So पेशेंट की बॉडी से सिर्फ एल्बुमिन रिलीज होती है, बाकी सारी प्रोटीन वैसे की वैसे नॉर्मल रहती है बॉडी में. फिर मैं बात करूँ कुछ और डिफरेंस की, तो अगर आप देखोगे सपोज मिनिमल चेंजेस का पेशेंट है, तो इसको जब आपको डायग्नोस करना है, तो देखो मिनिमल चेंज का मतलब होता है कम से कम बदलाव. तो मैंने आपको बताया था लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस. तो यहाँ पर आपको कोई बदलाव नहीं दिखेगा. यू विल सी एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. मीन्स यू विल सी नॉर्मल ग्लोमेरुलाई. इसीलिए तो इसको बोलते हैं मिनिमल चेंज. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखाती है. तो इसमें आपको कुछ मिलेगा. तो देखो इसको समझो. नॉर्मली हमारे पोडोसाइट्स ऐसे रहते हैं, और ये जो पोडोसाइट का क्या होता है? फूड प्रोसेस. तो यहाँ पर क्या होगा? ये फूड प्रोसेस जो अभी मैंने ऐसे बनाया है, अब देखो यहाँ पर कैसा बनेगा? फूड प्रोसेस विल बी स्लिप्ड. तो ऐसे फूड प्रोसेस आपको दिखेंगे, ये वहाँ पर जमा नहीं रहेंगे. तो इसको बोलते हैं इन शॉर्ट लॉस ऑफ फूड प्रोसेस. लॉस ऑफ फूड प्रोसेस, और वी कॉल दिस, सरक जाते हैं, मीन्स सरक जाते हैं, और वी कॉल दिस इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट. इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट. अब इसको समझो आप कि पेशेंट को जैसे ही आप स्टीरॉयड दोगे, जैसे ही आप पेशेंट को स्टीरॉयड दोगे, पेशेंट तुरंत ठीक हो जाएगा. तो स्टीरॉयड से रिस्पॉन्स अच्छा आता है. तो स्टीरॉयड विल हैव गुड रिस्पॉन्स, और पेशेंट 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा. तो स्टीरॉयड विल हैव, मैं गुड की जगह यहाँ पर एक्सेलेंट लिखना पसंद करूँगा, बिकॉज 2 हफ्ते में ठीक हो रहा है मीन्स एक्सेलेंट रिस्पॉन्स. तो आई चेंज माई वर्ड्स हियर, इट इज एक्सेलेंट रिस्पॉन्स. तो स्टीरॉयड विल हैव एन एक्सेलेंट रिस्पॉन्स. अब इसको कंपेयर करते हैं FSGS से. FSGS को समझो. FSGS को अगर आप देखोगे, तो FSGS में व्हाट यू विल फाइंड, आप जितने मर्जी स्टीरॉयड चला लो, पेशेंट ठीक नहीं होगा. तो पहले तो मैं ये लिखूंगा स्टीरॉयड विल हैव बैड रिस्पॉन्स. बैड रिस्पॉन्स मीन्स पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं होगा. तो हमेशा इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा? खराब होगा. तो यू कैन सी इट विल हैव अ बैड प्रोग्नोसिस. और मिनिमल चेंजेस में कैसा होगा? गुड प्रोग्नोसिस. अब इसको देखो, इसमें आप कोई सी भी माइक्रोस्कोपी कर लो, लाइट माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या इम्यूनोफ्लोरेसेंस. तो देखो लॉस ऑफ फूड प्रोसेस यहाँ पर भी होगा,
लेकिन इसके साथ में आप देखोगे कि थोड़ा सा वहाँ हाइलिन जमा हो जाएगा। देखो एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने कई सारी नर्सिंग की बुक्स में देखी गई है, कई सारे सॉल्व क्वेश्चन में देखी गई है, कि लॉस ऑफ फूड प्रोसेस देखते ही आंसर मार्क कर दिया मिनिमल चेंजेस। तो पहली बात तो लॉस ऑफ फूड प्रोसेस मिनिमल चेंजेस में कब होता है, उसमें कब होगा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगी, सिंपल। तो लॉस ऑफ फूड प्रोसेस नॉन स्पेसिफिक टर्म, ये किसी भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकता है, लेकिन उसके साथ में अगर आप देखोगे स्क्लेरोसिस है या हाइलिनोसिस है, हाइलिन जमा हो रहा है, तो वो मिनिमल चेन डिसीज नहीं है, वो क्या है, एफएसजीएस। और अगर मैं आपको बोलूं कि लॉस ऑफ फूड प्रोसेस के साथ में अगर आप देखोगे लॉस ऑफ फूड प्रोसेस में सेम, जब मैं नहीं लिख रहा हूँ माइक्रोस्कोपी मीन्स किसी भी माइक्रोस्कोपी में हो सकता है, तो लॉस अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइक्रोस्कोपी मीन्स LMEM और इम्यूनोफ्लोरेसेंस किसी में भी, यू विल फाइंड लॉस ऑफ फूड प्रोसेस के साथ अगर आप देखोगे स्पाइक एंड डोम पैटर्न, स्पाइक एंड डोम पैटर्न, तो दिस इज समथिंग विच वी सी इन माइक्रोस्कोपी ऑफ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और जब आप इसको ठीक करोगे तो देखो स्टेरॉइड से यहाँ पर एक मॉडरेट सा रिस्पॉन्स आएगा। सो व्हाट आई मीन बाय मॉडरेट रिस्पॉन्स, मॉडरेट रिस्पॉन्स का मतलब है PFSGS जितना बुरा भी नहीं और मिनिमम चेंजेस जितना अच्छा भी नहीं, तो एक एवरेज रिस्पॉन्स आएगा। सो दिस इज अबाउट योर MGN। ओके, नाउ कमिंग टू MPGN। MPGN मीन्स MPGN और DPGN मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पेशेंट को नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक दोनों के फीचर होंगे, नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक दोनों फीचर होंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर दो तरीके के टाइप्स होते हैं इसके, एक होता है टाइप 1 MPGN और दूसरा होता है टाइप 2 MPGN। अब इसको देखो, अगर मैं बात करूँ टाइप 1 MPGN, दूसरा क्या होगा टाइप 2 MPGN। तो टाइप 1 को हम बोलते हैं DDD, डेंस डिपॉजिट डिसीज। डेंस डिपॉजिट मीन्स यहाँ पर कई सारे डिपॉजिट होंगे, तो किस डिपॉजिट ज़्यादा किस में होते हैं, फाइंडिंग ज़्यादा किस में होती है, नेफ्राइटिक में। सो इट इज़ मोर लाइक अ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। और टाइप 2 में क्या होगा, पेशेंट को प्रोटीनूरिया बहुत ज़्यादा होगा, 3.5 ग्राम से ज़्यादा। सो टाइप 2 पेशेंट विल हैव हैवी प्रोटीनूरिया। तो प्रोटीनूरिया ज़्यादा किस में होता है, नेफ्रोटिक में। सो टाइप 2 विल मेनली बिहेव लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब इसको समझो, ये जो डिपॉजिट हैं, तो दीज आर द डिपॉजिट्स which we see, and these deposits are intramembranous deposit, these are intramembranous deposits। और यहाँ पर आप देखोगे दिस इज योर किडनी मैक्रोफेज। किडनी के मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, मेसेंजियल सेल्स। तो मेसेंजियल सेल्स का काम होता है खाने पीने का, मैक्रोफेज का काम क्या होता है, खाने का। सो दीज आर डिपॉजिट्स जो मेम्ब्रेन के बीचों बीच में, मैक्रोफेज इनको खाएगा, बट ये इतने टाइट डिपॉजिट हैं, इतने ठोस हैं कि मैक्रोफेज इनको ठीक से खा नहीं पाएगा। तो जब ये इनको ठीक से खा नहीं पाएगा तो यू कैन सी अ पार्शियल फैगोसिटिक एक्टिविटी, मीन्स आधा अधूरा इनको खाएगा। तो जब ये इनको आधा अधूरा खाएगा तो यू विल सी दिस पैटर्न, तो ये ऐसा बन गया जैसे कि रेल की पटरी बन गई। एंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न व्हाट वी कॉल दिस ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। तो वी कैन कॉल दिस ट्रैम ट्रैक और रेलवे ट्रैक अपीयरेंस। तो दिस इज अबाउट योर आई कैन से MPGN। अब बात कर लेते हैं एसिली नेफ्राइटिस की और लूपस नेफ्राइटिस की। तो एसिली नेफ्राइटिस को समझो इसको कि इसके टोटल 6 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 5, 6। अब समझो इनके नाम होते हैं। टाइप 1 को हम बोलते हैं मिनिमल प्रोलिफरेटिव टाइप, सारे आपको याद नहीं करने। टाइप 2 इज कॉल्ड एज मेसेंजियो प्रोलिफरेटिव टाइप। टाइप 3 इज फोकल एंड टाइप 4 इज कॉल्ड एज DPGN। DPGN इज डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव, GN इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। टाइप 5 इज मेम्ब्रेनस एंड टाइप 6 इज कॉल्ड एडवांस टाइप। एडवांस टाइप मीन्स इसमें आपको पूरी तरीके से किडनी फेल हो जाती है। एडवांस टाइप, एडवांस टाइप मीन्स आपको सारे ESRD का मतलब होता है एंड स्टेज रेनल डिसीज के फीचर होते हैं। अब इसको समझो, टाइप 1, 2, 3 में पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते, तो पेशेंट अस्पताल नहीं आता तो उसका डायग्नोस नहीं होता। टाइप 5, 6 में सारे किडनी फेलियर के सिम्टम हो गए, CKD के सिम्टम हो गए, तो आप डायग्नोस करके भी क्या कर लोगे, तो अब तो क्या करना, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन टाइप विच इज डायग्नोस्ड इन प्रैक्टिस दिस इज टाइप 4। तो टाइप 4 इज द समथिंग, टाइप 4 इज मोस्ट कॉमन टाइप डायग्नोस्ड। तो मोस्ट कॉमन टाइप डायग्नोस्ड टाइप 4। अब इस टाइप 4 में देखो, अगर आप माइक्रोस्कोपी करोगे तो माइक्रोस्कोपी में आपको वायर लूप लीजन मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं वायर लूप लीजन। और अगर आप देखोगे इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर, माइक्रोस्कोप में दोनों लाइट में थोड़े अच्छे में दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में अगर आप देखोगे पेशेंट को, तो आप ध्यान से देखो इधर, नॉर्मली मैं आपको क्या बताता था, कोई एंटीबॉडी डिस्ट्रप्शन या कैन से बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर, आई वाज टेलिंग यू बास्केट ओपिनियंस। तो यहाँ पर आपको एंटीजन, एंटीबॉडी, इम्यून कॉम्प्लेक्स, IgG, C3 सब मिलेगा डिपॉजिट, सब मिलेगा मींस ABCD। ABCD का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी कैन डांस नहीं डिपॉजिट, एनीबॉडी कैन डिपॉजिट। तो यहाँ पर सब कुछ डिपॉजिट होगा, सब कुछ डिपॉजिट होगा, तो इसको हम बोलते हैं फुल हाउस इफेक्ट। फुल हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि सब कुछ यहाँ डिपॉजिट होगा।
तो दिस इज यू कैन सी फुल हाउस इफेक्ट मींस सब कुछ डिपॉजिट हो रहा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंस, दे आस्क यू द लास्ट टाइप ऑफ नेफ्राइटिस जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो देखो डायबिटीज भी आपके आई कैन से ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करती है। तो अगर मैं आपको बोलूं डायबिटीज में व्हाट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लोमेरुलाइटिस, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप। बट अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट स्पेसिफिक टाइप इज नॉडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो मोस्ट कॉमन टाइप इज डिफ्यूज। देखो अगर नॉडुलर है तो पेशेंट डायबिटिक है, सिंपल। लेकिन ज्यादातर डायबिटीज में कौन सा मिलता है? डिफ्यूज टाइप। तो दिस नॉड्यूल्स इफ यू कैन सी, ये जो आपको नॉड्यूल्स दिख रहे हैं, तो these nodules are what we call, इन नॉड्यूल्स के ऊपर फाइब्रिन का कैप होता है, these nodules are called Kimmelstein Wilson nodule. We call this Kimmelstein Wilson nodule. So this question they have asked in exam, Kimmelstein Wilson nodules are seen in diabetes. So this is about your diabetes and this is about your all the different types of glomerulonephritis. आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं बायोप्सी फाइंडिंग पे, या फिर अगर मेडिसिन का क्वेश्चन आएगा तो ऑल फीचर ऑफ नेफ्रोटिक एक्सेप्ट ऑल फीचर ऑफ नेफ्रोटिक एक्सेप्ट। So this is very important topic glomerulonephritis. Thank you so much, keep working hard, bye.